नमस्कार स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग बात करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स की। ठीक है, तो इसको हम लोग बढ़िया तरीके से समझेंगे। और पहली क्लास आप लोगों ने देखी होगी, उस पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी चीजें थी वो लगभग सारी चीजें आपकी 11th-12th क्लास से मिलती जुलती चीजें थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सब चीजें शुरुआत की देख करके ऐसा लगने लगता है कि बहुत ही इजी पेपर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो चीजें काफी टफ होती जाती हैं, तो इस वजह से अच्छे से ध्यान से पढ़ना पहले से ही। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स हम लोग देख रहे हैं। देखो, एक बात मैं और बता देता हूं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले, बहुत बेसिक बातें, जैसे 11th-12th में आपने किया हुआ था, ये नॉलेज होना चाहिए आपको इन चीजों का। देखो, जैसे यहां पर क्या कहा गया है कि जैसे कोई दो वेक्टर हैं आपके पास, ठीक है, एक्स और वाई दो वेक्टर हैं, आर एन के यानी कि एन डायमेंशन के दो वेक्टर हैं। तो यदि हम ये कहें कि एक वेक्टर एक्स है और दूसरा हमको चाहिए है कि सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेक्टर एक्स है, मान लो यहां पर आ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। देखो, जैसे मान लो यहां पर आपका एक वेक्टर ये है इस डायरेक्शन में, इसको हम लोग एक्स वेक्टर कह रहे हैं, और इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर हमको और चाहिए है ना, मान लो ये वाई वेक्टर है। तो यदि सेम डायरेक्शन में है ये दोनों वेक्टर, तो हमको क्या कंडीशन दिखाना पड़ता है कि y इजकल टू सी इंटू एक्स हमको दिखाना पड़ता है। यानी कि ये सी क्या होता है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। यदि आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो तो ये क्या होता है कि दोनों वेक्टर क्या होंगे, हमारे सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, ये आपने 11th-12th क्लास में किया हुआ था। जब आप ऐसा दिखाते हो कि जैसे कि एक वेक्टर ये है, मान लो ये एक्स वेक्टर है, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में कोई वेक्टर हमको चाहिए है, तो हम लोग क्या दिखाते हैं, कि ये जो यहाँ पर कोफिशिएंट आता है ये निगेटिव हो जाता है ना, ये कोफिशिएंट क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। तो बस वेक्टर वही है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है यहाँ से। और जब हमको ये दिखाना होता है कि कोई दो वेक्टर हैं वो पैरेलल है ना, किसी भी डायरेक्शन में हो, या तो सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि ये इस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, लेकिन दोनों ही वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे यदि आपस में। तो हम लोग क्या दिखाते हैं कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर, ये सी क्या है, कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। तो यदि हम ये कंडीशन यहाँ पर दिखा देते हैं कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के कुछ मल्टीपल के रूप में इस तरीके से, तो ये हमारा पैरेलल वेक्टर भी हो जाता है ना। सब 11th-12th में आपने पढ़ रखा है, एज ए रिजल्ट इनको आप लोग को याद रखना है। देखो, पढ़ना उतना ही है जितना आपके काम का है ना, उन्हीं को समझना है, उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं को तैयार करना है। अब होता क्या है कि जो आप लोग तैयारी करते हो एग्जामिनेशन की हो या किसी भी तरीके से, वो जैसे सिलेबस इस तरीके से दिया है आप लोगों का, ये मान लो ये सिलेबस है, यहाँ से ये इनिशियल पॉइंट है और यहाँ तक आपको कवर करना है पूरा सिलेबस। तो क्या होता है कि आप लोग सिलेबस के इधर उधर बहुत ज्यादा तैयार करते हो, है ना। कोई कहेगा कि सर हमको ये पढ़ना है, कोई कहेगा हमको ये एक्सरसाइज करना है। तो इस तरीके से आप सिलेबस की इधर उधर इतना ज्यादा पढ़ते हो कि आप मेहनत भी बहुत करते हो, और ये पूरा सिलेबस आप कवर तो करोगे, है ना, लेकिन मेहनत भी बहुत करोगे, और आप क्या करोगे, सिलेबस अच्छे से तैयार भी नहीं होगा, है ना। जो चीजें पढ़नी चाहिए सिलेबस के पास की, वो नहीं पढ़ पाते हो। तो इस वजह से आप लोग मेहनत भी करते हो और आपके नंबर भी नहीं आते। तो आपको करना क्या है, हम लोग किस तरीके से तैयारी करवाते हैं आपको, जैसे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में किया था कि मैंने आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार ही आपको जो तैयारी करवाई, वो लगभग इस तरीके से आपकी तैयारी करवा दी, है ना। तो कम समय में भी तैयारी हो गई, और वो चीजें हमने पढ़ ली जो एग्जाम में आनी थी। और जितना मैंने पढ़ाया उतना यदि पढ़ लिया किसी स्टूडेंट ने, तो फिर क्या हो गया, उसके नंबर अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनेशन के तो उतने ही आते हैं, है ना, और उतना ही पढ़ना है। और जितना सिलेबस दिया है उतना ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि पूरी बुक की एक एक लाइन, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पढ़ने का प्रयास करते हैं, उनको याद करने का प्रयास करते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी पर्सन किसी किताब की एक एक लाइन को रट डाले। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई टीचर होते हैं, उनका सब्जेक्ट है कोई, तो वो एक ही सब्जेक्ट को, एक ही चीज को बार बार पढ़ा रहे हैं, तो वो चीजें उनको रट जाती हैं। लेकिन अभी आप लोग को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप लोग वो काम मत करो, आप लोग पढ़ो इस तरीके से कि आपको जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस का अच्छा नॉलेज हो जाए, बस। ठीक है, तो इस तरीके से ही आप लोग को पढ़ना है और ऐसे ही तैयारी करो, ताकि आपको नॉलेज भी हो अच्छा। जो अच्छे टॉपिक हैं जिनको पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है, उनको तैयार करना है। फालतू की चीजें में टाइम देने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पिछली बार हुआ क्या था, फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट आए, उन्होंने क्या किया, मैंने आपको जैसे ये सिलेबस पढ़ा दिया, है ना। जैसे मान लो कि ये कोई चैप्टर है,
ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया। तो इस चैप्टर को जो इस चैप्टर से पूछा जाना था मान लो, वो मैंने सारी चीजें पढ़ा दी और उतना ही आना था। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, इस चैप्टर का जो सिलेबस था है ना, वो आपने इतना कर दिया। इतना सिलेबस था, मैंने उतना करवा दिया जितना आपके एग्जामिनेशन में आना था, लेकिन आपने उसका सिलेबस इतना बड़ा कर दिया। तो अब क्या होगा, इतना बड़ा सिलेबस करने से अब इसको पढ़ने में टाइम भी बहुत लग रहा है, ठीक है, और सारी चीजें आप तैयार भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है फिर चीजों को तैयार करने का। तो सिलेबस को अपने मन से बढ़ाना नहीं है, जितना दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिया है उतनी चीजें तैयार कर लो। वही चीजें मैं तैयार करता हूँ, बताता हूँ, तैयार करवाता हूँ कि जो जो चीजें आपके काम की हैं और जो आपको पढ़ना होता है, तैयार करना होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मेरे कहने का क्या मतलब है ना। एक डायरेक्शन आपको दिया है कि इस तरीके से पढ़ाई करना है आप लोगों को। तो ये छोटी सी बात थी। अब चलिए हम लोग चलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स में। तो देखो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर को समझते हैं, ध्यान से समझना इसको। देखो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं लेट, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं सारी चीजों को समझाऊंगा, है ना। आप लोग देखेंगे, लेट यू वी डब्ल्यू बी वेक्टर्स। ये तीन आपके पास क्या है, यदि वेक्टर दिए गए हैं सच दैट, यदि आप लोग क्या लिख पाओ, ये जो डब्ल्यू वाला वेक्टर है इसको आप क्या लिख दो, C1U प्लस C2V। यदि आप ऐसा तीसरे वेक्टर को इन दो वेक्टर के इस तरीके से लिख पा रहे हो, देन W को हम क्या बोलेंगे, जो W वेक्टर है इज कॉल्ड ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U एंड V, ठीक है। अभी हो सकता है कुछ लोग को समझ में आ गया हो, कुछ लोग को समझ में ना आया हो। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आपको तीन वेक्टर दिए हैं और आप तीन वेक्टर दिए हैं या कितने भी वेक्टर दिए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तो मैंने ऐसे बताया है ना। अभी मैंने तीसरे वेक्टर को दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। यदि आप ऐसा लिख पा रहे हो किसी वेक्टर को बाकी वेक्टर के C1 इंटू यू प्लस C2 इंटू वी प्लस C3 इंटू यस, इस तरीके से करके आप लिखते जा रहे हो जितने भी वेक्टर हैं, यदि इस तरीके से आप लिख पा रहे हो तो हम ये बोलते हैं कि ये वेक्टर आपस में क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और इसी को एक हम दूसरे वर्ड का भी, इसी चीज को लिखने के लिए हम दूसरे वर्ड का भी यूज करते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा मिलता है, सेम मतलब होगा। देखो कहीं पर आपको ऐसा भी मिल जाएगा कि ये जो इसको U और V को हमने W के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है ना, तो यानी कि W क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है U और V का। तो इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको U एंड V स्पैन्स W, है ना। कहीं कहीं ये लैंग्वेज भी आपको मिल सकती है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया कि U और V मिलकर W को बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और ऐसा हमने यहाँ पर दो वेक्टर्स के लिए लिखा है, ऐसा कितने भी वेक्टर्स हो सकते हैं। तो आप यदि इस तरीके से इस फॉर्म में लिख पा रहे हो जितने भी वेक्टर हैं उनको, तो हम इसको सभी को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में बोलते हैं कि ऐसा कि वेक्टर क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है इसका, ठीक है। अब देखो जैसे कि अभी ये तो डेफिनेशन हो गई। अब चलो मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इनका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप आगे कुछ इन चीजों में कर पाओगे। जैसे कोई एग्जाम देना है आपको, नेट, JRF, और या अभी आप MSc के एंट्रेंस दोगे कई जगह के, तो जब ये चीजें समझ में आएंगी तब जाकर के एग्जाम वहां पर क्वालिफाई कर पाओगे MSc का एंट्रेंस। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि यहां पर हमने लिखा कि इज, एक वेक्टर दिया है V और ये वेक्टर दिया है हमको -6 -7, 2 डायमेंशन का वेक्टर है। तो ये पूछा है कि ये जो वेक्टर है ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 ये दिया है 3, -2 एंड V2 दूसरा वेक्टर दिया है 4, 1,
ठीक है, ये पूछा है कि ये जो v वेक्टर है क्या इन दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, तो आप इसको कैसे दिखाओगे। देखो यहां पर लिखो, बहुत अच्छे से बताऊंगा, समझ में बहुत बढ़िया आएगा आप लोगों को, देखते जाओ बस। दिस इंप्लाइज लेट जो v है बी ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 and v2। v1 and v2 हमने लेट किया कि यदि लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो क्या होगा, सो देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, दो कांस्टेंट, दो रियल नंबर आपको मिलना चाहिए C1 और C2, है ना। तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं यदि लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो देयर एग्जिस्ट C1 एंड C2 सच दैट, किस तरीके से कि V सेटिस्फाई किस कंडीशन को, C1 V1 प्लस C2 V2। इस फॉर्म में यदि हम लोग लिख पाएंगे तभी हम कहेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन में है ना। तो देखते हैं हम लोग, जो V वेक्टर है हमारा, देखो समझो इसको, जो V वेक्टर है वो क्या दिया है, V वेक्टर हमको दिया है -6 -7, ये दिया है। देखो यहाँ पर C1 V1 कितना दिया है, V1 दिया है 3 -2 प्लस C2 कितना है, C2 हमको फाइंड करना है V2 दिया है 4 और 1। ठीक है, देखते हैं हमको C1 और C2 मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा -6 -7 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, C1 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, है ना। तो किसी कांस्टेंट का यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपने प्रॉपर्टी पहली क्लास में पढ़ी है ना, इस नंबर का वेक्टर के हर एंट्री में मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3C1 और फिर ये हो जाएगा हमारा -2C1 प्लस इसी तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा 4C2 और यहाँ पर C2। ये बात समझ में आ गई इतनी। अब देखो यहाँ पर लो, इस वेक्टर की पहली एंट्री कितनी है, -6 इज इक्वल टू, इस वेक्टर की पहली एंट्री कितनी है 3C1 इस प्लस इस वेक्टर की पहली एंट्री 4C2। ठीक है, इस वेक्टर की दूसरी एंट्री -7 इज इक्वल टू, इस वेक्टर की दूसरी एंट्री -2C1 फिर प्लस फिर इस वेक्टर की दूसरी एंट्री C2। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब देखो यहां से, अब इन दो इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, हमको C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करना है। देखो जब सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, इस वाले वेक्टर में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहां से सॉल्व करने पर -6 इक्वल टू 3C1 प्लस 4C2, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -28 -8C1 और ये हो जाएगा प्लस का 4C2। इसके बाद क्या करोगे, माइनस कर दोगे, है ना। यहाँ पर देखो माइनस करो तो क्या मिलेगा, तो माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारा बचेगा कितना, ये बचेगा 22 इक्वल टू 8C1 और ये 3C1 11C1 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ से। तो यहाँ से यदि हम लोग C1 निकालेंगे, एक मिनट रुकना, यदि हम लोग यहाँ से C1 निकालेंगे तो C1 क्या आ जाएगा हमारा, C1 इक्वल टू 11/22/11, तो यहाँ पर आ जाएगा C1 2। और C1 की वैल्यू यदि हम लोग यहाँ पर रख देंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 और इधर आएगा तो -12 और इसको 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -3। यहाँ से हमको C2 मिल जाएगा -3। तो C1 और C2 मिल गए, तो यहाँ से आप लिख सकते हो हेंस V इक्वल टू C1 V1, तो C1 कितना है 2 V1, तो यहाँ पर ये V1 हो गया, फिर प्लस C2 माइनस का था, है ना, तो ऐसे लिख लो -3 और V2। तो देखो V को हमने V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया है ना, C1 V1 प्लस C2 V2, C1 और C2 हमको मिल गए। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यदि हम ऐसा लिख पा रहे हैं तो हम यहाँ से कहेंगे सो यस V is a linear
कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2। ठीक है, ये ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर क्या है, कि यदि कोई भी कितने भी वेक्टर दिए हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 3 हो या 2 हो। यदि मान लो 3 वेक्टर दिए हैं, तो यदि तीसरे वेक्टर को बाकी 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरीके से लिख पा रहे हैं, C1U प्लस C2V प्लस, है ना, जो भी वेक्टर होंगे इस फॉर्म में यदि लिख पा रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि जो ये वेक्टर है ये बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी वजह से मैंने एग्जांपल करवा दिया, बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। अब हम लोग बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट। देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट देखो यहाँ पर समझते हैं इसको। ये हमने यहाँ पर लिखा डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के क्या क्या होंगे इसको हम लोग समझेंगे। देखो जैसे मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई। अब यहां पर समझो, जैसे मान लो एक वेक्टर है यहां पर आपके पास, एक वेक्टर है ये V2 और दूसरा वेक्टर है ये V1। ठीक है, ये 2 वेक्टर आपको दिए गए हैं। तो क्या होगा, यदि हमको फाइंड करना है डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का V1 डॉट V2, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा लेंथ ऑफ वेक्टर V1 इंटू लेंथ ऑफ वेक्टर V2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है लेंथ ऑफ V1 इंटू लेंथ ऑफ V2 इंटू कॉस थीटा। अब जैसे इनके बीच का एंगल निकालना है तो कैसे निकाल लोगे, कॉस थीटा इक्वल टू निकाल लोगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर V1 इंटू वेक्टर V2 और बटे में क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ वेक्टर V1 और इंटू लेंथ ऑफ वेक्टर V2। ठीक है, ये ऐसा हम लोग कर सकते हैं इसको। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो जैसे यहां से हमको थीटा निकालना है, थीटा निकालोगे तो कॉस इधर आ जाएगा, तो कॉस इधर आएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा आपका V1 इंटू V2 और बटे में क्या, लेंथ ऑफ V1 इंटू लेंथ ऑफ V2। बस, तो आई होप आपको डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। अब देखो जैसे कि हमको 2 वेक्टर दिए हैं, तो उनका हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वहां पर, तो इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यदि मान लो हमको एक वेक्टर दिया है V1, है ना, और ये दिया है ABC और दूसरा वेक्टर दिया है हमको V2, ये दिया है DEF। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे हमको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हमको क्या निकालना है, यहां से हमको निकालना है V1 इंटू V2। तो क्या होगा, कैसे करोगे इसको, किसी को आइडिया लग रहा है। देखो इसकी पहली एंट्री का इसकी पहली एंट्री के साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा A इंटू डी, फिर प्लस लगाओगे, फिर इसकी दूसरी एंट्री P इंटू ई प्लस इसकी तीसरी एंट्री, इसकी भी तीसरी एंट्री, ये हो जाएगा C इंटू एफ। इस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं V1 V2। और लेंथ निकालना तो सबको पता ही है ना, जैसे हमको V1 वेक्टर की क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, तो लेंथ निकालो V1 वेक्टर की, तो क्या होगी, मैंने बताया था लेंथ वाला फार्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये होता है। पहली क्लास में आप लोग देख सकते हो यदि नहीं याद आ रहा है तो। और V2 यदि निकालना है, V2 की लेंथ निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ये आ जाएगा अंडर रूट D का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। और देखो जैसे हमको थीटा फाइंड करना है, तो थीटा कैसे फाइंड करोगे, ये हो जाता है हमारा cos इनवर्स। अब देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, V1 V2, V1 V2 हमने क्या निकाला, इनका डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर रख दो सीधे, ये हो जाएगा हमारा AD प्लस BE प्लस CF।
और बटे में क्या है, लेंथ ऑफ V1। लेंथ ऑफ V1 आपने क्या निकाला, ये, तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। और फिर लेंथ ऑफ V2 इंटू में, तो लेंथ ऑफ V2 कितनी है, D स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। बस ये आ गया यहां से, ठीक है। तो यदि दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब देखो हम लोग बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट, आपने देखा, तो अब हम लोग जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट आपने देख लिया है, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है वेक्टर के लिए, वो बिल्कुल रियल नंबर में जो आपने डॉट प्रोडक्ट देखा है उसी की तरह होती है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी यूनिक होगी उनको हम ज्यादा याद रखेंगे, क्योंकि हर चीज को याद रखना पॉसिबल नहीं है। हर चीज को आप नहीं याद रख सकते कि एक पूरी की पूरी किताब याद रख लो, है ना। तो हर चीज को याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे कि क्या नहीं होना चाहिए, जो आपका एक्सेप्शनल केस होगा उसको हम लोग याद कर लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है, समझ लेंगे। देखो जैसे कि कोई दो वेक्टर है, तो पहला लिख लेते हैं यहां पर। यदि हमने लिखा x इंटू वाई मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम ऐसा भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं y इंटू एक्स वेक्टर में, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि जैसे हमको दिया है x इंटू एक्स, तो ये किसकी इक्वल होता है, ये होता है हमारा लेंथ ऑफ x के स्क्वायर की, है ना। और ये हमारा लेंथ क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है ना। किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाता है। इसको आप यदि वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, तो मैं वेरीफाई करके भी आपको दिखा देता हूं। ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये दूसरी प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे है, मैं समझा देता हूं। जैसे मान लो कि हमने एक वेक्टर लेट कर लिया, लेट x इक्वल टू हमने ले लिया वेक्टर 1 2 3, ठीक है। हमको क्या करना है, x इंटू एक्स करना है, तो ये क्या आएगा, देखो 1 2 3, फिर डॉट प्रोडक्ट करना है 1 2 3, ठीक है। तो ये अभी आपने देखा है ना क्या आता है, जो x इंटू एक्स जब आप करते हो तो कैसे आएगा, इसकी पहली एंट्री का इसकी पहली एंट्री के साथ करोगे तो यह आ जाएगा 1 स्क्वायर, फिर प्लस लगाओगे इसकी दूसरी एंट्री का इसकी दूसरी एंट्री के साथ 2 स्क्वायर, प्लस इसकी तीसरी एंट्री का इसकी तीसरी एंट्री के साथ, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, ठीक है। इतना ही आएगा। अब देखो इसको निकालते हैं लेंथ ऑफ x। तो यदि हम लोग लेंथ ऑफ x निकालेंगे तो ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है, क्या होता है, ये होता है अंडर रूट कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। लेकिन हमको क्या चाहिए, लेंथ ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ x का होल ऑफ स्क्वायर, तो जब होल स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो आपने देखा कि जो x इंटू एक्स कर रहे हो तो जो आया वही कितना आया, लेंथ ऑफ x का होल ऑफ स्क्वायर भी आया। इस वजह से ये आपका इक्वल होता है, और ये इसको आपको एज ए रिजल्ट इस तरीके से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई जगह पर यूज करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो ये कहती है कि यदि x इंटू एक्स इक्वल टू 0 दिया है तो ये क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ x को 0 होना पड़ेगा तभी पॉसिबल है ऐसा, ठीक है। या x 0 है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x इंटू एक्स भी 0 होगा। और दोनों तरफ से इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है कि यदि हम यहां से इधर की ओर जा रहे हैं तो इधर से हम इधर की ओर भी आ सकते हैं।
और देखो चौथी प्रॉपर्टी है आपकी कि यदि हम लोग लिख पा रहे हैं c इंटू एक्स इंटू वाई, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि c इंटू एक्स कर दें और y बाद में कर दें, है ना। एसोसिएटिव लॉ जैसे आप लोग किया करते थे वैसा मल्टीप्लिकेशन के लिए। और इसी तरीके से देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यहाँ पर होल्ड हो जाता है। x इंटू वाई प्लस जेड यदि हमको करना है तो हम इसको क्या कर देंगे, x इंटू वाई कर सकते हैं प्लस x इंटू जेड कर सकते हैं। ये आपको कहीं पर ऐसा भी दिया है, देखो x प्लस वाई और राइट साइड से आपको कोई मल्टीप्लाई करना है तो भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, x इंटू जेड प्लस वाई इंटू जेड। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हो जाता है यहाँ पर। तो और तो बाकी सब सही है, लेकिन आप यहाँ पर देखो ये वाली प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना। ठीक है, अब देखो जैसे कि आपको दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे करोगे। देखो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। आपको निकालना है यहाँ पर एग्जाम्पल हमने एक वेक्टर लिया 2x माइनस 5y और इसको मल्टीप्लाई करना है इससे माइनस 4x प्लस 3y से। इसका यदि आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे निकालोगे, है ना, मल्टीप्लाई करना आपसे पूछा गया है। तो चलो देखो मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं इसको। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8x इंटू एक्स प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 3 2 6x इंटू वाई प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो हो जाएगा 20 फिर y इंटू एक्स और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस का 15y इंटू वाई। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपने अभी पढ़ रखा है कि माइनस 8x इंटू एक्स को क्या लिख सकते हो, लेंथ ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस देखो 6 इंटू एक्स इंटू वाई और 20x इंटू वाई ये तो सेम ही हो गए, है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 26x इंटू वाई और ये कितना हो जाएगा माइनस का 15 और y इंटू वाई को क्या लिखेंगे, y का लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनका। अब देखो एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, चलो लिख देता हूं यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट है ये आपका, तो इसको आपको तैयार रखना है। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, सो दैट कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड फॉर द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट के लिए कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं होता है। जो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट करोगे उसके लिए कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं होता है। तो हम जब कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं होता है तो हम इसको दिखा नहीं सकते हैं, है ना। यानी कि कैंसिलेशन लॉ का मतलब क्या है, आप ये नहीं कह सकते वेक्टर में कि आपने a इंटू बी किया इज इक्वल टू a इंटू सी किया, a b c वेक्टर है, तो आप इसको ये नहीं कह सकते हो कि यदि a इज नॉट इक्वल टू 0 देन क्या b इज इक्वल टू सी, है ना। ऐसा नहीं कह सकते हो कि a कैंसिल हो गया, यहाँ से b इक्वल टू सी आ गया, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा है कि कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड फॉर द डॉट प्रोडक्ट, तो ये आप इसको दिखा नहीं सकते हो इस तरीके से। तो फिर हम लोग क्या दिखाएंगे, यदि हमको ये दिखाना है कि डॉट प्रोडक्ट होल्ड नहीं होता तो फिर हम लोग क्या दिखाएंगे, हम लोग फिर दिखाएंगे कि यदि कोई हमारे पास वेक्टर है 3 ए बी सी, तो हम लोग क्या दिखाएंगे, x इंटू जेड। इसको दिखाने के लिए हम लोग ये दिखाएंगे x इंटू जेड, यदि 3 वेक्टर हैं x y और z बिलोंग्स टू वेक्टर, तो x इंटू जेड इजकल टू y इंटू जेड है, और यहाँ पर दिखाएंगे बट x इज नॉट इक्वल टू y। ठीक है, इसको दिखाना होगा हमें। तो चलिए हम लोग इसको दिखा देते हैं। तो वही यहाँ पर कहा गया है, सो दैट कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड फॉर द डॉट प्रोडक्ट। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये प्रूफ करने के लिए नहीं पूछेगा, इसी वजह से आपको ये पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पर ये पूछ सकता है, डज कैंसिलेशन लॉ होल्ड फॉर द डॉट प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, तो आपको लिखना होगा कि नो, है ना, क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन आपको देना होगा कि नहीं, डॉट प्रोडक्ट
सॉरी कैंसिलेशन लॉ डॉट प्रोडक्ट के लिए होल्ड नहीं होता। फिर यदि आपको दिखाना है तो आपको ये वाली चीज दिखाना होगा, एक्स जेड इक्वल टू वाई जेड बट एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, है ना। तो इसको आप लोग कैसे दिखाओगे, इसको आप लोग एक जो है एक काउंटर एग्जाम्पल से दिखा दोगे। देख सकते हो यहाँ पर, जैसे काउंटर एग्जाम्पल इसका हम लोग दिखा रहे हैं, यहाँ पर लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल। इसी तरीके से इसको तैयार कर रखना, ठीक है। ये होगा एक्स, आपने एक वेक्टर लिया 1,0 2 डायमेंशन का हमने ले लिया, वाई ले लिया हमने यहाँ पर क्या 0,1 और जेड हमने ले लिया कितना 1,1, ठीक है। दिख रहा सबको, ये लो। अब हम यहां से दिखाएंगे एक्स इंटू जेड, तो ये आ जाएगा हमारा 1,0 डॉट 1,1, तो ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे 1 और प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे 0 इक्वल टू 1, और यहां से दिखाओगे y इंटू जेड, तो ये हो जाएगा y हमारा कितना था 0,1 और z कितना है 1,1, तो ये हो जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई से 0, इसका मल्टीप्लाई से प्लस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन यहां पर दिखाओगे कि हेंस, देखो यहां पर आप लिखोगे फिर हेंस एक्स जेड इक्वल टू वाई जेड तो है बट एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको बताना होगा। तो ऐसा ही पूछा जाएगा, यदि पूछा जाएगा ये, तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन किस तरीके से यहां से पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपको शो करने के लिए नहीं पूछेगा, ये आपको ऐसे पूछेगा कि डज कैंसिलेशन लॉ होल्ड फॉर द डॉट प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, तो आपको यहाँ लिखना होगा नो, फिर आपको ये चीज दिखानी होगी इस एग्जाम्पल से। तो ये एग्जाम्पल तैयार रखना है, ठीक है, कौन कौन से वेक्टर कहाँ पर ले रहे हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, आज की क्लास को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोग तैयार रखिएगा, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।